अगर आप आज रोड पे जाएं उससे आप ट्रैफिक कवानीन पूछें तो उसे ट्रैफिक कवानीन पता ही नहीं है, क्योंकि उसने तो लाइसेंस पैसे दे के बनवाया हुआ है। मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास व्हीकल्स के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी मुझे रोक के मेरे ऊपर फ़ाइन किया जाता है क्योंकि मुझे वो स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं आती। सख्ती किसी भी मसले का हल नहीं होती, उससे लोग और इंतशार फैलेगा और लोगों को गुस्सा आएगा। वैसे ही कोई लोग हमारी हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है। कराची की जो आबादी है 3-4 करोड़, उसको डेज से आप डिवाइड कर लें, क्या एक दिन में क्या मतलब है कि कोई 15-20 लाख 25 लाख लोग अपनी नंबर प्लेटें चेंज कराएंगे। ट्रक के सामने बाइक पे जा रहा था, अब उसकी बॉडी जिस हालत में मिली है वो एक पीस में भी नहीं थी जब एम्बुलेंस उसको उठाने आई है। लेकिन ये जो ट्रक माफिया आपका घूम रहा है, जो दिन दहाड़े लोगों को उड़ाता फिर रहा है, ये जो आपकी ये वीगो डाले वाले, क्या ये जियो फेंसिंग जो आम लोग मर रहे हैं उनके हक में यूज़ नहीं हो सकती? हमाद ये मेरा ब्लैक है, इसको वाइट कर दो। इवन लोगों ने 20-20, 25-25% भी हमें ऑफ़र किए हुए। पाकिस्तान का टैक्स का पैसा चोरी कर रहे हैं, पाकिस्तान को जो है ब्लैक का पैसा लोगों को वाइट करके दे रहे हैं। तो आजकल हम देखते हैं ग्रैंड ऑपरेशन, जिसको फेसबुक पे लोग बहुत शेयर कर रहे हैं और उसकी बहुत वाह वाह हो रही है। ये काम सही हो रहा है बट गलत तरीके से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हर रोज़ हमारे आसपास ऐसे वाक़यात होते हैं तो सिर्फ ख़बरें नहीं बल्कि एक जागती आँख है। हमें बताते हैं कि इस माशरे में, इस सोसाइटी में, इस सिस्टम में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। आज के एपिसोड में हम उन मसाइल पे नहीं, हम उनके सॉल्यूशंस पे और उनके सॉल्यूशंस पर जो काम हो रहे हैं, जो कि ग्राउंड वर्क हो रहा है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हम्माद फाउंडेशन के चेयरमैन हम्माद तनवीर। हम्माद साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल जो बेसिक मसला चल रहा है हर पढ़े लिखे नौजवान के साथ, तो सबसे पहले ये चल रहा है एआई जॉब्स के मुताल्लिक। जब एआई टूल्स आए थे नए नए मार्केट में, चैट जीपीटी वगैरह, तो सब ने बोला था कि ये एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि एआई जॉब्स खा रहा है, एआई की बुनियाद पे लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक लोकल सॉफ्टवेयर हाउस ने 10 एम्प्लॉयज़ को डाउन साइज किया है। देखें, ये इसको मैं ना आपको एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा कि अगर आज आपने ग्रो करना है तो आपने टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल ये इस तरह है कि जब स्मार्टफोन्स आए थे, टच फोन्स आए थे, तो नोकिया ने ना एक स्टांस लिया था कि जी हम तो अपना कीपैड वाला जो हमारा एक टिपिकल स्टाइल है हम उसी को लेकर चलेंगे। सो उन्होंने इस तरह किया। और ऑन दी अदर हैंड सैमसंग, एप्पल, इन्होंने इनोवेशंस को पकड़ा, यूथ को टारगेट किया और इन्होंने जो मार्केट ट्रेंड्स थे उसको पकड़ने की कोशिश की और अपना बिजनेस उन्होंने उस हिसाब से एक्सपैंड किया। हुआ ये कि कुछ सालों बाद कि नोकिया आज मेरा ख्याल है जो बटन कीपैड वाले फ़ोन है उसमें भी हमें नज़र नहीं आता, उसमें भी चाइना ने टेक ओवर कर लिया। तो ये बड़ी क्लासिक एग्जांपल है कि अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। अगर आज आपके पास चैट जीपीटी है या कैनवा प्रो आ चुका है, अब तक ये चैट जीपीटी में मेरे ख्याल है 4-5 आ चुका है। सो अगर आपने आज के दौर में कामयाब होना है और आप चाहते हैं कि आपकी वर्थ हो, और इसके अलावा सिर्फ आपने अपग्रेड नहीं करना अपनी स्किल्स को, आपने और कुछ स्किल्स भी सीखनी है कंपनी में रेलिवेंट रहने के लिए, जिसमें आपके पास जॉब रोटेशन की आज पॉलिसी आपकी आदत होनी चाहिए। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा हर इन्वायरमेंट के साथ, क्योंकि देखें जब ये जेन जी सारी कॉर्पोरेट सेक्टर में आपकी आ रही है तो वो ये सोचती है कि यार अगर एक काम चैट जीपीटी से 10 सेकंड में हो सकता है, मैं पूरी एक उससे कॉपी राइटिंग की मतलब पूरी कहानी उससे लिख सकता हूँ, लेटर लिख सकता हूँ, किसी को ईमेल लिख सकता हूँ, तो मैं क्यों बैठ के 2 घंटे बैठूँ उसमें मेरी इंग्लिश ग्रामर की भी मिस्टेक्स हो। तो आजकल जो दौर है, अगर आप टेक्नोलॉजी को जितना जल्दी सीखेंगे उसमें आपका ही फ़ायदा है। और हमारा मुल्क बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इसमें पीछे रह चुका है। हम तो सिर्फ अभी ये चीज़ें देख रहे हैं ना, कैनवा, चैट जीपीटी, दुनिया में पता नहीं क्या चीज़ें आ चुकी हैं। सिलिकॉन वैली का शायद पाकिस्तान में बड़े कम लोगों ने नाम सुना होगा। लेकिन एआई का आजकल बहुत सारे लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं। किसी की फेक वीडियोस बनाना, किसी को थ्रेड्स भेजना, किसी की फेक वॉइस कॉल्स, वॉइस मैसेजेस बना के फॉरवर्ड करना,
तो इसके मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? देखें, ये जब कोई भी टेक्नोलॉजी आती है ना, तो लोग उसकी ना पहले बुरी साइड को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है ना कि अगर मैं किसी की शक्ल पे किसी की शक्ल लगा दूं। जैसे एक बचपन में मुझे याद है एक ऐप आया करता था, उसमें वो कोई बंदर होता था, कोई गाय होती थी, तो हम अपने दोस्तों की शक्लें उस पर लगा देते थे। लेकिन आज वो बड़ी चीज़ें कॉमन है, आउटडेटेड। आज हम उन ऐप्स को अच्छी चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। मतलब हमने कोई वीडियो एडिट करनी हो या कोई फ़ोटो एडिट करनी हो, तो हम अच्छे पर्पज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो कोई भी चीज़ आती है, इंसानी नेचर है ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हमारी, तो कि हम उसकी पहले बुरी साइड या गंदी साइड को पहले एक्सप्लोर करते हैं। यूट्यूब जब आया था पाकिस्तान में, हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे गलत कामों के। लेकिन उसके बाद यूट्यूब, अब आप देखें कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए मनी मेकिंग एंटिटी बन गया, और हर बच्चा आज पाकिस्तान में यूट्यूबर बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब एक आप चीज़ कर करके थक जाएंगे, फिर आप उसकी अच्छी साइड की तरफ जाएंगे, अच्छी साइड को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में इसी तरह ट्रेंड चलता है कि पहले बुरी साइड एक्सप्लोर हो जाती है, जब आप थक जाते हैं उसके बाद आप उसकी अच्छी साइड को पकड़ते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बात तो आपकी ठीक है कि एआई जो है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, और ये तो हमारे हाथ में कि हम उसका सही इस्तेमाल करें, गलत इस्तेमाल करें। लेकिन अगर एआई एक दरवाज़ा खोलती है, तो आजकल हम देखते हैं कि सिफारिश, जिसको पर्ची सिस्टम कहा जाता है, वो फिर ताला लगा देती है। आप कहीं पे किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएं, वहाँ पे कोटा सिस्टम चल रहा है। मैं लाइसेंस बनवाने चाहता हूँ, वहाँ मुझे किसी की सिफारिश चाहिए, या मुझे कोई ऐसी स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए जिससे मेरा काम बहुत जल्दी हो जाए। या मुझे अगर रास्ते में कोई पुलिस वाला रोकता है, हत्ता कि मैंने हेलमेट पहनी है, मैंने सीट बेल्ट गाड़ी में लगाया है, मेरे पास लाइसेंस है, मेरे पास व्हीकल्स के पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर भी मुझे रोक के मेरे ऊपर फ़ाइन किया जाता है क्योंकि मुझे वो स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं आती। तो इसके मुताल्लिक क्या कहेंगे आप? देखें, आजकल जो कराची में स्पेशली सिचुएशन चल रही है नंबर प्लेट्स की, और ट्रैफिक चालान बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वे में हो रहे हैं। अगर किसी का 200 रुपये चालान बनता है तो उसको 500 रुपये किया जा रहा है, जिसका 500 कर बन रहा है उसको 1000 रुपये किया जा रहा है। सो देखें, इससे ऐसा नहीं हो सकता कि कराची का ट्रैफिक बिल्कुल ज़्यादा ही सुधर जाए, क्योंकि अगर आप किसी ले मैन, अगर आप आज रोड पे जाएं, उससे आप ट्रैफिक कवानीन पूछें तो उसे ट्रैफिक कवानीन पता ही नहीं है, क्योंकि उसने तो लाइसेंस पैसे दे के बनवाया हुआ है। पूरी लाइसेंस की जो हमारी पॉलिसी है कि किस तरह से आपको पहले टेस्ट देना है, लर्निंग बनेगा, टेस्ट होगा, उसके बाद आपका लाइसेंस बनेगा। ट्रैफिक रूल उसको पता ही नहीं, उसने क्लासेस अटेंड ही नहीं की। आधे लोग तो हमने अपने किसी रिश्तेदार जान पहचान वाले से गाड़ी सीखी, लाइसेंस दे के पैसों से बनवा लिया। तो इसकी अवेयरनेस हमने लोगों को सबसे पहले तो देनी पड़ेगी। चालान, रिजिडनेस, सख्ती किसी भी मसले का हल नहीं होती, उससे लोग और इंतशार फैलेगा और लोगों को गुस्सा आएगा। वैसे ही कोई लोग हमारी हुकूमत की कारकर्दगी से खुश नहीं है, खड्डे नाले, उसके अलावा जो बुरा हाल है कराची का। उसके बाद में तो हमारे पास लेन्स ही नहीं है। बाहर के मुल्कों में तो एक लेन होती है, ट्रक लेन, बाईसाइकिल लेन, कार लेन, फास्ट लेन, स्लो लेन। यहाँ पर लेन नहीं है लेकिन चालान पूरे हैं। सिर्फ हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो एक मनी मेकिंग एंटिटी हुकूमत के लिए है कि भाई चालान करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो, तो फिर वो अपनी आसाइशों पर लगाएं। बजट में आपने सुना है कि पता नहीं कितने अरब, कितने करोड़ हमने वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आला हाउस की जो है ना रेनोवेशन के लिए हमने रख दिया। लेकिन आप जब जाके देखेंगे कि हेल्थ के लिए कितना रखा, और हॉस्पिटल मेडिकल के लिए कितना रखा, आवाम की फलाह बहबूद के लिए कितना रखा, तो वो बड़ा उसके लिए, उसके सामने वो कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल पैनी होगा। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम जो कराची के साथ सलूक किया जा रहा है, कि मतलब यहाँ पे ये अजीब सी एक बात है। चलें ठीक है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि अजरक सिंध की सकाफ़त है, नंबर प्लेट पे होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए इतना आपने कम टाइम दिया है कि लोगों को एक ब्लैक मार्केट यहाँ पे क्रिएट हो गई है। कोई फ्री में नंबर प्लेटें बांटने लग गया है, तो कोई उस पर 2000 ले रहा है, कोई 4000 ले रहा है। आप जिन ऑफिसेज़ में बताया कि यहाँ से जाके आप नंबर प्लेट ले सकते हैं, वहाँ पर ब्लैकमेलिंग हो रही है, वहाँ पर रिश्वत का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। पुलिस वाले जो है ना, उन्होंने, जो बुरे पुलिस वाले, उन्होंने अपना जो है ना वहाँ पे सिस्टम खोल लिया लोगों को परेशान करने का। लोग उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं। जो पाकिस्तान के बुरा एक लोग हैं, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं कि अगर हमने इससे नहीं कमाया तो हम बेवकूफ़ हैं, बजाय इसके कि हम लोगों को एक अवेयरनेस दें कि यार ट्रैफिक लॉज हैं क्या, ट्रैफिक कवानीन है क्या, किस तरह होना चाहिए। और बड़ा एक कोई 2-3 महीने के नोटिस पे अगर आप पूरे शहर 3-4 करोड़ की आबादी, आप चाहते हैं कि हर बंदे के घर में अगर 2 गाड़ियाँ हैं या 2-4 बाइक्स हैं, तो वो क्या सब नंबर प्लेट चेंज करा लेंगे? तो काम पे कब जाएंगे? एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि कोई
8 महीने साल भर का टाइम होना चाहिए था, ताकि जितने भी लोग हैं वो आसानी से उसको जो है ना वो नंबर प्लेट्स को अपनी शिफ्ट कर सकें, ताकि जो ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई है ये क्रिएट नहीं होती। अभी भी 14 अगस्त तक मेरे ख्याल है टाइम दिया है कि आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये 14 अगस्त तक भी मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, क्योंकि ये नंबर्स से भी आप देखें ना पॉसिबल नहीं है। आप कराची की जो आबादी है 3-4 करोड़ है, उसको डेज से आप डिवाइड कर लें, क्या एक दिन में क्या मतलब है कि कोई 15-20 लाख 25 लाख लोग अपनी नंबर प्लेटें चेंज कराएंगे? इम्पॉसिबल है। तो ये वही बात है। मैनेजमेंट सिस्टम भी अच्छा नहीं, ऑनलाइन सिस्टम्स यहाँ पे काम नहीं करते। वहाँ पे अगर लोग जाएं तो बहुत लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सीएनआईसी तो हमारा सही नहीं बनता है, तो ये तो है। लेकिन ये एक बड़ा मतलब मुझे नहीं पता किसने मशवरा दिया था कि अजरक लगा दें वहाँ पे। इस पे बड़े मीम्स भी बन रहे हैं कि भाई आप जो है ना कायदे आज़म की जिस नोट पे अजरक नहीं लगा हुआ होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि यार हमने कितना डेज़ इसके लिए रिक्वायर्ड है इस सारी पॉलिसी के लिए। और आपने कहा कि मैनेजमेंट तो नाम की कोई चीज़ है ही नहीं हमारी हुकूमत के पास। अच्छा, इसी सबसे रिलेटेड अगर हम सेफ्टी रूल्स पे आए सड़क पे, तो आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। रिसेंटली अभी मलीर में एक नौजवान का इंतकाल हो गया, ट्रक के सामने बाइक पे जा रहा था। अब उसकी बॉडी जिस हालत में मिली है वो एक पीस में भी नहीं थी जब एम्बुलेंस उसको उठाने आई है, तो 1-2 पीस उसके आराम से हो गए थे। तो ये क्या है, मतलब अगर मैं भी बाइक पे जाऊँ, गाड़ी में जाऊँ, तो फिर तो हम कोई भी सेफ नहीं है। देखिए, आज अगर आपके पास नंबर प्लेट सही नहीं होती ना तो आपको पुलिस वाला फ़ौरन रोक के आप पे 1000, 500, 1200, 2000 का चालान कर देगा। लेकिन ये जो ट्रक माफिया आपका घूम रहा है, जो दिन दहाड़े लोगों को उड़ाता फिर रहा है, ये जो आपकी ये वीगो डाले वाले लोग उड़ाते फिर रहे हैं, जो लोग बनते थे कि भाई हमने तो पता नहीं पाकिस्तान को या कराची के लिए क्या कर दिया, वो ताकतवर जब बन गए तो उन्होंने ही जब लोगों को उड़ाना शुरू कर दिया अपनी गाड़ियों से। तो ये बात साबित होती है कि जब आपके पास ताकत आती है तो आपका नैरेटिव कुछ होता है, और जब आप एक ग्राउंड लेवल के आदमी होते हैं तो आपका एक नैरेटिव कुछ और होता है। सो हुकूमत के पास क्या इतनी ताकत नहीं है कि वो जो लोगों को उड़ा रहे हैं उनको मतलब है कि ट्रेस कर सकें किसी वजह से? हमने सुना था कि यार आज से 9 मई के केस में मेरे ख्याल है हमने जियो फेंसिंग करी थी कि इसमें जो लोग वहाँ पे मौजूद थे सबको पकड़ा, और जिन्होंने गलत काम किया था हुकूमत कहती हमने सबको पकड़ा, जेलों में डाला, केस चला रहे। क्या ये जियो फेंसिंग जो आम लोग मर रहे हैं उनके हक में यूज़ नहीं हो सकती थी? अच्छा, इनकी टाइमिंग्स भी बनाई थी हुकूमत ने कि जो ट्रॉलर है वो रात में इतने बजे निकलेंगे, सुबह इतने बजे निकलेंगे, 11 बजे के बाद निकलेंगे, लेकिन ऐसा है। ये कोई टाइमिंग्स पे मैं तो नहीं देखता। जब मैं निकलता हूँ यूनिवर्सिटी जाते हुए, ऑफिस जाते हुए, तो ये सारी चीज़ें टाइमिंग तो कोई भी फॉलो नहीं करता। देखिए, ये तो पूरा हमारा आवाही का आवाही बिगड़ा हुआ है। टाइमिंग तो यहाँ टाइमिंग की तो कोई वैल्यू है नहीं। आप जो टाइमिंग्स हैं वो कौन फॉलो करता है? ये तो बहुत दूर की बात है कि आप कह रहे हैं कोई टाइमिंग फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ वो उनके पास क्या हेल्थ सर्टिफिकेट है उनकी गाड़ी का? ये जो बड़े डंपर या ट्रक चला रहे हैं, मुझे नहीं लगता उनके पास होगा। लाइसेंस भी फेक होता है। लाइसेंस तो हमारा पैसे दे के बन जाता है भाई, कि अगर आपने लाइसेंस बनाने तो आपका पैसे दे के बन जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्या उसको पता नहीं गाड़ी चलाने आती भी है, क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है इस शहर में। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि हुकूमत पूरी तरह मतलब उसने हमें डिसअपॉइंट किया है कि जब वो पावर में आए थे तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि यार हम ये कर देंगे, फलाने कर देंगे। लेकिन यहाँ अगर कोई बात हो कि कोई अपना मकसद हासिल करना है, वज़ीर आज़म हाउस की तामीर करनी हो, चीफ़ मिनिस्टर हाउस को कोई तज़ीन व आराइश करवानी हो, तो उसके लिए फ़ौरन बजट इशू हो जाता है और हर चीज़ इतना फास्ट होती कि आप कहते हैं कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने काम कर दिया। लेकिन जहाँ बात आती है आवाम को फ़ायदा पहुँचाने की, तो हमें ऐसा लगता है कि वो शायद हम लोग उनकी प्रायोरिटी है ही नहीं, क्योंकि माजरत के साथ ये लोग हमारा वोट लेकर आए ही नहीं हैं। ये लोग सारे फॉर्म 47 की जो है ना हुकूमत सारा फॉर्म 47 पे आई हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी इनकी गुड बुक्स में है या ये हम कहीं एग्जिस्ट भी करते हैं इनकी लिस्ट में कि ये हमारे लिए भी कुछ करेंगे। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अब यही वक्त है कि नौजवानों को सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क में कौन हमारे लिए अच्छा सोचता है और कौन हमारे लिए बुरा सोचता है। अच्छा, जब हम स्पेसिफिकली कराची की बात करते हैं और कराची को मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू करते हैं, तो हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर जो कि एक पूरा माफिया बन चुका है। कुछ माफिया के बच्चे हैं, माफिया के औरतें, जवान,
जो कि हर सिग्नल पे, हर स्टॉप पे भीख मांगते हैं और वो महाना अच्छे खासे रुपए कमा लेते हैं। लेकिन इसी की लपेट में मासूम लोग भी आ जाते हैं। अगर कोई बच्चा जिसके माँ बाप के पास स्कूल भेजने के पैसे नहीं होते, वो बेचारा सिग्नल पे गाड़ियों के शीशे साफ कर रहा है, उसको कोई 100-200 रुपए मिनिमल दे देता होगा, तो वो तो बेचारे स्कूल नहीं जा रहा और वो इन्हीं की लपेट में आके उसी दलदल में अंदर जा रहा है। देखिए, ये एक पूरा बैगर माफिया है जो कि ऑपरेट करता है। अक्सर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये लोग बड़े बड़े जो आपके वीगो डाले होते हैं उसके अंदर आते हैं भर के, जी जी जी। भीख मांगने वाले उतरते हैं, बाकायदा इनकी टाइमिंग है, सुबह इनको उतारा जाता है, शाम को इनको पिकअप भी किया जाता है। तो जिसके पास वीगो डाले, कह रहा हूँ, उस पैसे हैं और वो इन लोगों को छोड़ने आ रहा है, तो वो कोई हल्की चीज़ तो होगा नहीं। और क्या मैंने और आपने ये सब चीज़ें देखी हैं, तो क्या जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये जो हुकूमती सतह पे जिन लोगों का ये काम है, क्या उनको नहीं पता, उन्होंने नहीं देखा, उनकी आंखें बंद हैं? हम सबको पता है कि हमारी जो ये चीज़ें हैं ये किस तरह ऑपरेट करती हैं। मतलब पाकिस्तान में आप पैसा दिला के कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि हमारी आने वाली नस्ल को ख़राब किया जा रहा है। आप अगर देखें उन बच्चों को, तो वो तो ठीक है इस वक्त ना समझें, 8 साल 10 साल 15 साल के बच्चे हैं, लेकिन क्या उनके जो माँ बाप हैं, अब शायद उनको ब्लैकमेल करके इस माफिया का हिस्सा बनाया जाता है या उनको पैसे की लालच दे के इस माफिया का हिस्सा बनाया जाता है। अक्सर आप न्यूज़ में सुनते होंगे, पिछले दिनों आपने सुना होगा कि किसी ने घर में डकैती, एक मेड या मासी घर में डकैतियाँ करती थी, उसके पास से पता नहीं कितनी गाड़ियाँ, कितने प्लॉट, कितने फ्लैट, कितना सोना निकला है। सो ये उसी माफिया का समझ लें आप एक हिस्सा हैं लोग, जो कि हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे। हमें लगता है यार देखो कितना मजबूर है यार, इसको एक दे दो 100-200 रुपये, लेकिन आपको नहीं पता कि उस 100-200 की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। आप सीधी मैथ्स करें ना, अगर आप एक सिग्नल पे खड़े होता है कोई एक शख्स और वो दिन के उससे कोई 100 लोग भी 100 रुपये देते हैं, तो वो 10,000 रुपये बन जाते हैं। 10,000 इंटू 30 दिन से आप कर लें कि कितना पैसा वो महीने का बना रहा है। ऐसा एक सिग्नल नहीं है कराची में, कराची में ऐसे कई 100 सिग्नल हैं जहाँ पे ये खुलेआम काम हो रहा है और हमें भी पता है, लेकिन फिर भी हम दे भी रहे हैं और वो रोज़ाना आ भी रहे हैं। आपको मैं एक वाक़या बताता हूँ। हम अभी जब प्लांटेशन हम करते हैं ना, तो हम एक सिग्नल पे गए कराची के और हम वहाँ पे फ्री प्लांट्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि जी आप, गर्मी बहुत है, आप अपने घर जाके ये प्लांट लगाएं। फ़ौरन पुलिस आ गई, फ़ौरन लोग आ गए कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, इसकी तो परमिशन होती है, आप तो नहीं कर सकते। लेकिन जो भीख मांग रहे हैं उसको ना परमिशन की ज़रूरत है और उसको कोई देखता भी नहीं है, उसको नज़र भी नहीं आता किसी को ये भीख मांग रहा है। वही लोग साइड ग्लास भी चोरी कर रहे होते हैं, वही लोग रात को नशा भी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। इस सब की जड़ वही है कि निगलिजेंस है हमारी हुकूमत की। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आपने प्लांटेशन ड्राइव के दौरान ये चीज़ हुई, तो आप हम्माद फाउंडेशन के काफ़ी प्रोजेक्ट्स है, रोटी बैंक है, आपका स्कूल भी है बलूचिस्तान में, और प्लांटेशन ड्राइव होती है, डैम्स बने हुए हैं। तो ये सब काम करते हुए आपको कोई थ्रेट्स मिलते हैं, या कभी ऐसा होता है कि कोई बोले यार हम्माद ये मेरा ब्लैक है, इसको वाइट कर दो, तो कभी कोई ऐसी चीज़ आई है सामने? देखें, ये डेली, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा दिन होता है या कोई ऐसा वीक होता है कि तकरीबन उसमें 3-4 दफ़ा मुझे लोग अप्रोच ना करें कि जी हम आपको डोनेशन देंगे इस अकाउंट में, आप इस मद में ये पैसे हमें रिटर्न कर दें, उसके अवज़ हम आपको 5%, 10%, 15%, इवन लोगों ने 20-20, 25-25% भी हमें ऑफ़र किए हुए। इसमें सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने हमें ये ऑफ़र किए, जिन्होंने सही गलत का जिनको पता है। इसमें आपके वकील भी हैं, आपके डॉक्टर्स भी हैं, आपके प्रोफेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी हैं। इसमें मोस्टली जिन लोगों ने मुझे ये ऑफ़रें दी हैं वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। उन्हें नहीं पता कि ये ब्लैक का पैसा वाइट हो रहा है। खैर, हम तो ये काम नहीं करते, लेकिन जाहिर है हम नहीं करते तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नहीं करता। कराची में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद हैं जिनको मैं फिंगर टिप्स पे गिनवा सकता हूँ कि वो ये काम खुलेआम करती हैं। क्योंकि देखें, हमारा जो, हम उतनी कोशिश करते हैं कि जितनी हमारी चादर है हम उतने पैर फैलाएं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का मसला ये है कि उन्होंने अपने खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ा लिए हैं कि उनका जो डोनेशन नॉर्मल आती है या जो इनकी इनकम है प्रोजेक्ट से, उसमें उनका गुजारा नहीं होता। फिर वो मजबूरन जाते हैं ऐसे गलत कामों पे और वो इवेंचुअली वो ये उनकी लॉजिक सुने आप, वो बड़ी अजीब सी लॉजिक देते हैं इस काम करने के पीछे। जब मैं उनसे पूछता हूँ आप लोग ये काम क्यों करते हैं, तो गलत है, पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहा है, वो कहते हैं
इस्लाम में ये कोई मना थोड़ी है, वो तो इस्लाम में मना थोड़ी है, मुल्की कानून की उनके आगे कोई अहमियत नहीं। वो कहते हैं इस्लाम ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कोई घटिया लॉजिक देते हैं। और वो एक तरफ तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को सुधार रहे हैं, पाकिस्तान को तरक्की दिला रहे हैं। वो इस तरह तरक्की दिला रहे हैं कि पाकिस्तान का टैक्स का पैसा चोरी कर रहे हैं, पाकिस्तान को जो है ब्लैक का पैसा लोगों को वाइट करके दे रहे हैं, और लोगों को शेयर दे रहे हैं कि भाई आप आसानी से अगर आप किसी से डोनेशन लेने जाएं तो शायद वो 10,000 रुपये भी आपको 100 सवाल करने के बाद देगा। लेकिन आप किसी का ब्लैक का पैसा वाइट करके दें, देखिए आपको 5-10 लाख रुपए तो ऐसे मिल जाएंगे। अगर मैं भी ये काम शुरू कर दूं भाई, मतलब है कि मैं एक महीने में 2 ट्रांजैक्शन भी करूं तो 5-10-20 लाख आसानी से मुझे मिल सकते हैं। लेकिन 1 से 2 बिल्डिंग हो जाएंगी फ़ौरन। हमारी जितनी भी जगह है वो रेंटल है, और हम हर महीने अपने जो लैंडलॉर्ड है उससे हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें 4 दिन का टाइम दे दें, 6 दिन का टाइम दे दें, हम आपको रेंट दे देंगे। तो जाहिर है सही रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन मसला ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस नुकसान पहुंचा रही हैं इस वक्त पाकिस्तान को, एक तरफ तो दिखा रही हैं कि हम पाकिस्तान को पता नहीं क्या बना देंगे, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंप रही हैं वो बहुत ज़्यादा एक दर्दनाक और एक बहुत समझ लें घटिया अमल है जो कि वो लोग खुलेआम कर रहे हैं। और हर बैंक्स को भी ये पता है, ठीक है, आपकी जो लोग हैं हुकूमती सतह पे उनको भी पता है कि ये क्या हो रहा है, बट कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। ये वही बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम ह्यूमन राइट्स के मुताल्लिक थोड़ी बात करें तो आजकल हम देखते हैं ग्रैंड ऑपरेशन, जिसको फेसबुक पे लोग बहुत शेयर कर रहे हैं और उसकी बहुत वाह वाह हो रही है। तो क्या ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है या उसके हक़ में? क्योंकि अगर कोई 18-20 साल का कोई बंदा, कोई नौजवान, ठीक है, वो नशे में चला गया, उसको कहीं पे एडमिशन नहीं मिला या उसके फाइनेंशियल बहुत सारे मसले हैं, लेकिन आप अचानक से जा रहे हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं, उनको पकड़ रहे हैं, क्या उनको पकड़ना इसका हल है या जो जहाँ से वो नशा ख़रीद रहे हैं उनको पकड़ना इसका हल है? देखें, मेरा इस पे सिंपल टेक है, और जब हमारी मीटिंग्स भी होती हैं इंटरनल तो इसमें भी मैं यही कहता हूँ कि देखें, ये काम सही हो रहा है बट गलत तरीके से हो रहा है। ठीक है, आपको किसने ये राइट दिया है, जो ये ग्रैंड ऑपरेशन वाले हमारे अंकल हैं उनको कि किसने राइट दिया है कि आप किसी के भाई बेटे बाप की तजलील करें, उसको बालों से पकड़ें और पीछे से उसको पकड़ें, गंजा करें, उसको पानी से उसका जो है ना नशा उड़ाएं? आपको ये क्या, आपको हुकूमत ने ये ओहदा दिया है कि आप जो है ना ये काम शुरू कर दें? क्या अगर आपका कोई बेटा है या किसी का भी फैमिली मेम्बर है इस अनफॉर्चुनेट चीज़ में वो पड़ गया है, तो क्या उन्होंने इसको इजाज़त दी है कि आप उसको इस तरह रोड पे उसकी तजलील करें, दुनिया को दिखाएं कि देखें ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ चंद व्यूज़ के चक्कर में जो ह्यूमैनिटी का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, अगर ये शख्स किसी और दुनिया में होता या किसी और मुल्क में होता तो ये अब तक जेल में होता। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, काम सही हो रहा है लेकिन इसका तरीका बिल्कुल गलत है। कोई दुनिया का कानून इजाज़त नहीं देता कि लोगों की इस तरह तजलील की जाए। आप किस राइट से उनको जो है ना उठा रहे हैं? आप कहते हैं कि ये चोरियाँ करते हैं रात को, ये कितने की चोरी करते हैं? साइड ग्लास की कितने की चोरी होती है? 2,000 रुपये की, 3,000 रुपये की, 4,000 रुपये की, जो पूरा पूरा हमारा मुल्क लूट के खा गए, उनके खिलाफ आपने कभी आवाज़ उठाई? ठीक है, और आप उन लोगों को कह रहे हैं कि ये नशा करते हैं, तो आप उन लोगों को पकड़े ना जो नशा बेचते हैं, तो आपको वहाँ पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में, जो आप पुलिस लेके घूमते हैं ना। फिर मैं देखता हूँ जब आप ये ऑपरेशन उन लोगों के ख़िलाफ़ अगर करें ना जो नशा बेचते हैं, फिर मैं देखता हूँ कितनी मोबाइल आपके साथ आती है और कितनी हाइप आपको मिलती है और कितने पॉडकास्ट में आपको बुलाया जाता है, कितने शोज़ में आपको बुलाया जाता है। सब आपसे हाथ उठा लेंगे। जो हमारे भाई हैं उनको ये सोचना पड़ेगा, क्या मुल्क का कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप जिस तरह उनकी रोडों पे तजलील कर रहे हैं, क्या ये ठीक है? क्या ये एथिकली ठीक है? सिर्फ चंद टिकटॉक के लाइक्स व्यूज़ के लिए आप अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझ के ये जो है ना हरकतें कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी जेब नहीं देती। मैं उम्मीद करूँगी ये सारी बातें उनको मेरी समझ आएंगी। समझ नहीं आती तो मेरे ख्याल है लोगों को भी इस पर आवाज़ उठानी पड़ेगी कि बहुत ही कोई ह्यूमैनिटी का जनाजा निकाला जा रहा है। वो जिस तरह लोगों को पकड़ रहे हैं, जिस तरह गंजा कर रहे हैं, जिस तरह के उनको अलकाबात से बुला रहे हैं कि ये देखें ये देखें, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हरगिज़ किसी सूरत किसी माशरे के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मसले सिर्फ बयान नहीं किए जाते, उनका सॉल्यूशन भी देखा जाता है और उनको सॉल्यूशन के ऊपर हमें काम भी करना पड़ता है। आज के एपिसोड में हमें यह समझ आया कि अगर आपकी नीयत साफ़ हो और इरादा मजबूत हो तो एक छोटी सी फाउंडेशन भी पूरे सिस्टम को चैलेंज कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हम्माद तनवीर और हम्माद फाउंडेशन का, जिन्होंने ये इकदाम उठाए और पाकिस्तान को 2050 तक ट्रांसफॉर्म करने का मिशन पूरा किया।